Students, today we will continue our next topic of our chapter 3 ruling the countryside. चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अब हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट की थी, रैयत उन्होंने महालवाड़ी सेटलमेंट की थी और मुनरो सिस्टम लेके आए थे, लेकिन उसने भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की थी। अब उनको क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू चाहिए था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटिश ने क्या रियलाइज़ किया, कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू नहीं कमा सकती है। अब उसको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाना होगा। अब 18वीं सेंचुरी में उसने क्या सोचा कि अब वो क्या करेगी कि एक्सपेंड कर देगी कल्टीवेशन को, किसकी, ओपियम और इंडिगो की। ओपियम होता है अफीम जिससे नशा किया जाता है, और इंडिगो होता है नील की खेती जिससे रॉयल ब्लू कलर किया जाता है कपड़ों के ऊपर। शाही जो नीला कलर होता है वो इंडिगो, जो क्या है, इंडिगो जो पौधा होता है उससे निकाला जाता है। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने परसुएड किया या फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट में क्या करेंगे, किस इंडिगो और ओपियम की खेती करेंगे। अब जहाँ पे जूट की जाती थी बंगाल के अंदर, टी कहाँ पे, आसाम के अंदर, शुगर केन कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, वीट पंजाब में की जाती थी, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब में, राइस और मद्रास में, कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब में की जाती थी, राइस मद्रास में किए जाते थे। अब उन्होंने बोला कि इन एरियाज़ में क्या किया जाएगा कि ओपियम और इंडिगो की कल्टीवेशन कैसे की जाए, ये किस तरह से होगा। अब किस तरह की वैरायटी, हम किस तरह के मेथड यूज़ करेंगे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को बढ़ाने के लिए। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से बढ़ाया। अब डच कलर हैव अ हिस्ट्री, जो ये कलर की क्या हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है कलर की। अब दो पिक्चर इमेज दिखाई दे रही है आपको, कॉटन प्रिंट्स, जो कॉटन प्रिंट्स बने हुए हैं। जो फर्स्ट इमेज है उसके लेफ्ट जो 5 फिगर है वो क्या दिखाई दे रही है, कलमकारी प्रिंट है, मतलब कि कलम की तरह है, मतलब कि उसके ऊपर क्या है, पंखुड़, एक लाइन बनाई हुई है और उससे क्या है, फ्लावर्स बंधे हुए हैं। और ये कौन क्रिएट किया था, जो प्रिंट किसने क्रिएट किया था, वीवर्स थे, बुनकर थे आंध्र प्रदेश के इंडिया में। और जो राइट में एक फ्लोरल कॉटन प्रिंट दिखाया गया है जिसपे फ्लावर्स बने हुए हैं, ये डिज़ाइन और प्रोड्यूस किया था विलियम मॉरिस ने। ये फेमस पोएट था, आर्टिस्ट था 19वीं सेंचुरी का। और एक इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, रिच ब्लू कलर। दोनों में क्या किया गया है, रिच ब्लू कलर कॉमन यूज़ किया गया है, इंडिगो का यूज़ किया गया है। अब जो ये ब्लू कलर दिखाया गया है ये कहाँ से निकल के आता है, हमारा जो ये ब्लू कलर है ये हमारा निकल के आता है इंडिगो प्लांट से। अब ये एक तरह से ब्लू डाई होती है, और जो ये क्या किया जाता था, जो ब्रिटिश थे ये क्या करते थे, इन प्रिंट को करने के लिए जो मैन्युफैक्चर करते थे इंडिगो प्लांट जो कल्टीवेट किया जाता था इंडिया में। अब आप सोचोगे कि जब ये इंडिया में कल्टीवेट किया जा रहा है तो लोग इसके अगेंस्ट क्यों हो गए थे, क्योंकि जब इंडिगो और ओपियम जिस जगह पे कल्टीवेट किया जाता है ये ज़मीन को बंजर बना देता है और वो ज़मीन दोबारा से किसी और फसल को ग्रो करने के लायक नहीं रहती है। अब ये डिमांड, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंडिगो प्लांटेशन इन बंगाल में, मतलब कि इसकी डिमांड कैसे इंक्रीज़ हुई और लोग इसके अगेंस्ट में कैसे हो गए थे और कैसे इसको ग्रो किया जाता था। अब ये जो इंडिगो है इसकी डिमांड कैसे बढ़ी। अब जो हमारा इंडिगो प्लांट था ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, ग्रो होता जा रहा था। और ये ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता था कलर करने के लिए, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में क्या किया जाता था, इसको कपड़ों पे डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो पहले ये क्या था, कम मात्रा में जाता था, इंडिगो पहुंचाया जाता था यूरोपियन मार्केट्स के अंदर, जो इसके प्राइजेस भी क्या होते थे, काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे। अब जो यूरोपियन क्लॉथ के जो मैन्युफैक्चरर थे वो उनको डिपेंड रहना पड़ता था ऑन अनदर प्लांट के ऊपर, मतलब कि जो वो कलर करते थे ना, ब्लू कलर करते थे,
वो वोड वोड का क्या है, एक प्लांट का नेम है, जैसे इंडिगो प्लांट का नेम है। वो वायलेट कलर लेके आते थे और ब्लू डाई करते थे, बल्कि उसी से क्या करते थे, वो ब्लू कलर की डाई करते थे। अब इसके लिए जो प्लांट के लिए क्या चाहिए था, टेम्परेट जोन चाहिए, जहाँ पे बारिश भी क्या होती हो, ज़्यादा होती हो। और जो ये वोड था ये ईज़िली यूरोप में मिल जाता था। और ये ग्रो कहाँ पे किया जाता था, नदरन इटली के अंदर, सदरन फ्रांस के अंदर, और कुछ पार्ट जर्मनी का और ब्रिटेन में। लेकिन इसमें चिंता की बात क्या थी, कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। जो ये इंडिगो से नीला कलर निकल के आता था, जो वोड प्लांट था उनका, उससे वो कलर निकल के नहीं आता था। जो क्यों किया, क्योंकि ज़्यादातर क्या किया जाता था, शाही जो ब्लू कलर आता था वो इंडिगो से आता था। तो अब जो यूरोप थे, यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि वो इंपोर्ट नहीं करेगी इंडिगो को। अब जो क्लॉथ डायर्स थे, जो डाई करते थे, अब उन्होंने प्रेफर किया कि इंडिगो की क्या किया जाएगा, डाई में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंडिगो से ही क्या निकल के आता है, रिच ब्लू कलर निकल के आता है। लेकिन जो वोड की हम डाई करते हैं, वोड प्लांट से, बल्कि वो क्या होती है, डाई डल होती है, वो जो इंडिगो से शाही ब्लू कलर निकल के आता है वो नहीं होता। अब 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे उनको मना लिया गया, उन्होंने गवर्नमेंट को मना लिया। अब उनकी गवर्नमेंट ने क्या दे दी, उनको रिलैक्स दे दिया कि जो बैन था ना इंडिगो इंपोर्ट पे, उसमें रिलैक्सेशन दे दी, थोड़ी छूट दे दी। अब फ्रेंच ने क्या कर दिया, इंडिगो की कल्टीवेशन शुरू कर दी इन सेंट डोमिंगो में, इन द कैरेबियन आइलैंड के अंदर, पुर्तगीज़ इन ब्राज़ील में किया, इंग्लिश इन जमैकन में, एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला में। इंडिगो प्लांटेशन ये नॉर्थ अमेरिका के कई पार्ट में भी, बल्कि अलग अलग एरिया में क्या किया जाने लगा, इंडिगो का प्लांटेशन किया जाने लगा। अब 18वीं सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या करती थी, कॉटन प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर लिया था उन्होंने ड्रामेटिकली। अब उन्होंने क्रिएट कर दिया, एक नई डिमांड लेके आए, वो क्लॉथ की डाई की डिमांड लेके आए। अब ये डिमांड किस चीज़ के लिए थी, इंडिगो की इंक्रीज़ के लिए थी, और उसकी वो एग्जिस्टिंग सप्लाईज भी चाहते थे। वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका जो कोलैप्स्ड, वो डह गई थी, मतलब कि वहाँ से कम सप्लाई हो रही थी, तो अब उन्होंने इंडिया से डिमांड करना शुरू कर दिया था। अब 1783 और 1789 के बीच में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था इंडिगो का इन कंट्रीज़ ने जो शुरू हुआ था वो क्या हो गया, आधा रह गया था गिर के। अब जो क्लॉथ डायर्स थे जो ब्रिटेन के, वो डिस्पैरेटली लुक्ड, अब वो नया सोर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंडिगो क्यों बंद कर दिया था उन्होंने ग्रो करना, क्योंकि इंडिगो के ग्रो करने के बाद जो हमारी मिट्टी है वो दोबारा किसी और फसल को ग्रो करने के लायक नहीं रहते हैं। इसीलिए उसका क्या हो गया था, जो इंडिगो था उसका प्रोडक्शन हाफ से भी ज़्यादा क्या हो गया था, गिर गया था। तो अब उन्हें क्या करना था, नया सोर्स ढूंढना था कि इंडिगो कहाँ से लाया जाएगा। अब ब्रिटेन ने किसकी तरफ अपना रुख मोड़ा, इंडिया की तरफ उसने अपना फेस किया कि अब वो क्या करेंगे, इसकी डिमांड, इंडिगो की डिमांड की यूरोप ने कहाँ पे, कंपनी के साथ। अब उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया एरिया में, अंडर इंडिगो कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब लास्ट डिकेड के अंदर क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में जो इंडिगो कल्टीवेशन थी वो एक्सपेंड हो गई रैपिडली, कहाँ पे हुई थी, बंगाल के अंदर। अब उसका डोमिनेंट था वर्ल्ड के अंदर, जो इंडिगो बंगाल में ग्रो की जाती थी वो अच्छी क्वालिटी की होती थी। अब 1788 में क्या हुई थी, वो क्या थी, 30% थी। 1810 में क्या हुआ, उसका प्रोपोर्शन बढ़ के कितना हो गया था, 95% तक इंक्रीज़ हो गया था। अब जो इंडिगो ट्रेड था काफ़ी बढ़ता जा रहा था, जो कमर्शियल एजेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इंडिगो प्लांटेशन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। अब ईयर जैसे जैसे ईयर निकलते गए ऐसे ही क्या हुआ,
कुछ कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या कर दिया, अपनी जॉब छोड़ दी। वो क्या करने लग गए, इंडिगो का बिजनेस करने लग गए थे, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे थे और प्रोस्पेक्ट उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। जो इसके अंदर कौन थे, जो स्कॉट्समैन थे, स्कॉट्समैन मतलब कि जो स्कॉटलैंड से आए थे, इंग्लिश मैन थे, जो कहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे। और वो क्या बन गए थे, अब प्लांटर्स बन गए थे। प्लांटर्स का मतलब उन्होंने एक एरिया था जिसके अंदर वो इंडियन से क्या करवाते थे, इंडिगो ग्रो करवाते थे। अब उनके पास मनी नहीं, जिनके पास मनी नहीं होती थी इंडिगो ग्रो करने के लिए, अब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, लोन देने के लिए बैंक को भी सेटअप करना शुरू कर दिया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब ये जो इंडिगो है इसको कैसे कल्टिवेट किया जाता था। अब इंडिगो को कल्टिवेट करने के लिए दो तरह का नाम दिया जाता था, निज और रैयती। अब जो निज कल्टीवेशन थी इसमें प्लांटर्स क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे इंडिगो उनकी अपनी लैंड के ऊपर, और जिसके ऊपर उनका डायरेक्टली कंट्रोल रहता था। या तो वो ज़मीन को ख़रीद सकते थे या किराए पर भी ले सकते थे दूसरे ज़मींदार से, और उसके ऊपर क्या करते थे, वो इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे डायरेक्टली। और जो लेबरर भी क्या कर सकते थे, वो हायर कर सकते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी निज कल्टीवेशन के अंदर, जो प्लांटेशन थे वो क्या थे, डिफ़िकल्ट थे कि वो अपने एरिया को कैसे बढ़ाया जाए निज कल्टीवेशन के अंदर। अब जो इंडिगो क्या था, इंडिगो के लिए क्या चाहिए थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्टाइल लैंड चाहिए थी। अब जो हमारी क्या थी, और ज़्यादातर लोग क्या थे, डेंसली पॉपुलेटेड थे। अब जो स्मॉल प्लॉट था उसके ऊपर उसको बढ़ाना था, स्कैटर्ड करना था लैंडस्केप, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए थी। अब प्लांटर्स ने नीड क्या की, लार्ज एरिया चाहिए ब्लॉक अब कल्टीवेट करने के लिए इंडिगो प्लांटेशन को। अब उन्होंने सोचा कि अब वो क्या करेंगे। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लीज़ पे, लीज़ का मतलब किराए पर लैंड लेना शुरू कर दी, और उसके चारों तरफ क्या लगा दी, अराउंड उसके फैक्ट्री लगा दी। और जो पीजेंट्स थे उनको भी क्या किया गया, एक तरह से उनके एरियाज़ को भी छीनने की कोशिश की गई, और उनको भी इसके जाल में उन्होंने फंसा लिया। इसकी वजह से क्या हुआ था, जब उन्होंने अपने जाल में फंसाया पीजेंट्स को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, वो अगेंस्ट में हो गए थे। अब साथ ही साथ ईज़िली क्या थी इसमें, इंडिगो नीज कल्टीवेशन में लेबर भी नहीं मिलती थी। ज़्यादातर जो प्लांटेशन के रिक्वायर्ड के लिए क्या चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए थे उसको काटने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। अब जो लेबर थे वो सारा का सारा अपना टाइम किस में लगाते थे, अपनी जो बिजी थी जो राइस कल्टीवेशन में, क्योंकि राइस के थ्रू क्या करते थे, वो अपना पेट भरते थे, लेकिन नील की खेती से उनका पेट थोड़े ही भरेगा। अब जो निज कल्टीवेशन थी वो लार्ज स्केल पे रिक्वायर्ड, मतलब कि उसके लिए काफ़ी खेत को जोतना भी था, बैलगाड़ियाँ भी चाहिए थी। अब एक बीघा जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए 2 प्लॉट्स, मतलब कि 2 एकड़, वो क्या करना था, 2 बार उसको क्या करना होता था, जोतना पड़ता था। अब इसका मतलब क्या था, जो प्लांटर्स थे जिनके पास 1 बीघा थी, मतलब कि वो क्या करते थे, 2 प्लॉट्स क्या करने पड़ते थे उनको, 2000 प्लॉट्स क्या करने पड़ते थे, जोतना पड़ता था, इन्वेस्ट करना पड़ता था परचेज खरीदने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ प्लॉट्स का मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ किए जाएंगे। अब उनके लिए ये क्या थी, बिग प्रॉब्लम थी। अब उसकी सप्लाई भी ईजिली नहीं थी पीजेंट्स के लिए। अब जो प्लॉग्स और बुलक्स थे वो ईजी क्या करते थे, अब उनको अपना वो ईजिली क्या करते थे, राइस के फील्ड में यूज़ कर लेते थे। और जो एग्जैक्ट टाइम था उनके पास इंडिगो प्लांटर्स के लिए, वो उनको दे ही नहीं पा रहे थे। अगेन क्या किया, अब उन्होंने, लोगों ने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि वो अपना टाइम किस में लगाएंगे, इंडिगो प्लांटर्स में लगाएंगे, अपने राइस की कल्टीवेशन में नहीं लगाएंगे। अब लेट 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, जो प्लांटर्स थे वो रेलुक्टेंट हो गए थे। रेलुक्टेंट का मतलब अनिच्छुक थे, वो उनकी इच्छा नहीं थी
कि वो अपने एरिया को किसके अंडर में बढ़ाए, नीज कल्टीवेशन मतलब कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बढ़ाए। अब उन्होंने जो 20% लेस देन जो 25% से जो कम की लैंड थी प्रोड्यूसिंग इंडिगो था, उसको सिस्टम के अंदर क्या किया गया, कम कर दिया गया। जो रेस्ट था उन्होंने बाकी किस में दे दिया गया, रैयती सिस्टम के अंदर कल्टीवेशन के लिए दे दिया गया। अब ये रैयती सिस्टम क्या था, इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रैयत्स। अब रैयती सिस्टम था, ये प्लांटर्स को फोर्स किया गया, रैयत को, जो रैयत क्या थे, लोग थे। अब उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, एग्रीमेंट बनाया गया। अब उनको साथ के साथ प्रेशराइज्ड भी, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया। कौन, किसने डाला, विलेज हेडमैन ने, कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करे। किसकी तरफ से साइन करेगा, रैयत की तरफ से साइन करेगा। अब जो साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो उनको क्या करते थे, एडवांस में कैश देते थे प्लांटर्स को। लो रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था कि ताकि वो इंडिगो को प्रोड्यूस करे। अब जो ये लोन था कमिटेड, जो रैयत तो कल्टीवेशन के लिए दिया जाता था, उसके लिए क्या कमिट किया जाता था कि 20% एटलीस्ट 20% जो एरिया है वो किसके होल्ड में होगा, इंडिगो प्लांटेशन की होल्ड में होगा। अब जो प्लांटर्स को क्या प्रोवाइड करवाए जाते थे, सीड्स भी दिए जाते थे, बीज, ड्रिल मतलब काटने के लिए मशीनें दी जाती थी। साथ ही साथ कल्टीवेटर्स को सोयल, सोड, सीड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप मतलब कि सब तरह का ध्यान में दिया जाता था कि जो मिट्टी किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह से उसको बोना है, किस तरह के उसके लिए बीज चाहिए, इस तरह को सारा का सारा ध्यान रखना पड़ता था। अब जो ये क्रॉप्स को डिलीवर किया जाता था प्लांटर्स को, जो वो पक के तैयार हो जाती थी उसको काटने के बाद, अब दोबारा से रैयत को नया लोन दे दिया जाता था और वही साइकिल स्टार्ट हो जाता था कि वो दोबारा से लोन दे दिया गया है, उसे बीज खरीदेंगे, उसको ग्रो करेंगे। अब पीजेंट्स ने क्या किया, एक तरह से उनको हैरिश किया जाता था लोन के लिए, रियलाइज़ किया कि उनको एक तरह से उनके साथ हैरिस किया जाता है, उनका दबाव दमन किया जा रहा है। अब जो प्राइस थे इंडिगो का, जो प्रोड्यूस करते थे ना, उनसे सस्ते दामों पर ख़रीद लेते थे। और जो लोन था वो इंटरेस्ट रेट बोला तो कम गया था, लेकिन वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। अब इसकी वजह से जो प्लांटर्स थे वो प्रॉब्लम में आ गए थे, तो इसलिए उन्होंने वो इंडिगो जो कल्टीवेशन के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। क्योंकि जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए थी, जो सोयल चाहिए थी, वो किसके लिए ज़्यादा अच्छी थी, राइस के लिए। अब साथ के साथ जो उन्होंने क्या किया, जो डीप रूट थी उसको क्या कर दिया गया, बल्कि ये क्या कर रही है, जो सोयल की फर्टिलिटी है ये इसको ख़राब करती जा रही है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो राइस के लिए जो लैंड बनी हुई है जिस पे हम राइस ग्रो कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर हम इंडिगो हार्वेस्ट करेंगे तो वो राइस के उगाने के लायक वो नहीं रहेगी। इसी वजह से जो प्लांटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो अगेंस्ट हो गए थे। इसी की वजह से क्या हुई थी, ब्लू रेबिलियन स्टार्ट हुई थी। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।